स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। यूजीसी बिल पर कुछ लोगों को ऐतराज इसलिए है क्योंकि इस बिल में ओबीसी के लोगों को भी कवर कर लिया है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही ट्विटर और एक्स पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनके अपने नज़रिए से वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि ओबीसी यदि इस बिल में नहीं आता तो आज न तो ये सुप्रीम कोर्ट जाता, न ही देश में कहीं बवाल मचता। ओबीसी से इतनी नफरत क्यों? इसके लिए विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, इनके अपने निजी विचार हैं। देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। क्योंकि उनको मालूम है कि एससी एसटी को हम लंबे समय तक बिना मजदूरी दिए भी दबा सकते हैं। ओबीसी अगर इनके साथ क्लब हो गया तो समाज बदल जाएगा, हमारा प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ये जो विशेषाधिकार है, ये उसका संघर्ष है। अब मैं आंकड़ों के साथ और व्यवहारिक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अभी 10 दिन पहले मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा था और वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता है, ओबीसी है, और उसने एक विश्वविद्यालय का पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और वो पूछ रहा था कि सर मेरी मदद करिए, मुझे सुपरवाइज़र ढूंढना है, क्योंकि वहाँ से मेल आया कि डिसेबिलिटीज़ स्टडीज़ में आप अपना सुपरवाइज़र खोज लीजिए। अब दिक्कत ये है कि वो सबको मेल कर रहा था, सब उसको मना कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि डिसेबिलिटी स्टडीज़ में हमारा कोई काम नहीं है। अब वो लड़का, स्वाभाविक है क्योंकि डिसेबिलिटी स्टडीज़ एक नई स्टडी की एरिया है। अच्छा, विश्वविद्यालयों में आप कहोगे कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर हम रिसर्च स्कॉलर अपॉइंट करेंगे, हम लेंगे, हार्वर्ड और मानक रखोगे आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का, और काम करोगे दूसरी तरह से, अब उसको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, उसकी पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का रिसर्च स्कॉलर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर से लियन पे था और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में पढ़ा रहा था। मेरा जो पहला रिसर्च स्कॉलर था उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी और उसको वो पीएचडी जमा करनी थी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा नहीं था। 15 जुलाई 2015 को मैंने उस विश्वविद्यालय से को छोड़ा और फिर वापस अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग वीसी, मेरे पिछले वीसी का कार्यकाल खत्म हो चुका था और वहाँ एक्टिंग वीसी थे, और उनको मैंने लिखा, लेटर लिखा, लड़के ने भी लिखा कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, मैं इसे सबमिट करना चाहता हूँ। वहाँ की उस समय की हेड और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने, वाइस चांसलर ने भी उसकी पीएचडी पे कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं दिया, हेड ने जमा नहीं होने दिया। हेड आप जानते हो उसी वर्चस्ववादी जाति से आती थी, उसका पीएचडी नहीं जमा, वो शेड्यूल कास्ट जाति का लड़का था। बाद में उसको कोर्ट जाना पड़ा, वो आया मेरे पास, मैं यहाँ था, कोर्ट गया। कोर्ट जाने के बाद 2 साल तक मामला चलता रहा। सुपरवाइज़र मैं ओबीसी था, उसका जो वकील था वहाँ से एक लोकल कोर्ट का जज था और बाद में प्रैक्टिस करता था सोरेन, और तीनों आदमी हम मिलकर, दिल्ली से हमारे एक और साथी थे तमिलनाडु के जो ओबीसी हैं, वो उन्होंने भी मदद की। इन सभी ने फ़ी नहीं ली उसकी। तब वो कोर्ट गया, लड़ता रहा। अंत में जब मामला ये आया कि वो जीत जाएगा तो विश्वविद्यालय उससे 2-3 दिन पहले उसने समझौता कर लिया, विश्वविद्यालय ने उसकी पीएचडी जमा की होने दी। और क्योंकि जो बाद में वीसी आए वो थोड़े बेहतर आदमी थे और वो सिंपैथेटिक थे इस मामले पे, उन्होंने समझौता कर लिया, पीएचडी जमा हुई, अवार्ड हुई। लड़का आज उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में परमानेंट नौकरी कर रहा है, प्रमोट भी हो गया, आगे भी जा रहा है। जाति का चमार था, सुपरवाइज़र अहीर, और वकील जो था वो सोरेन, आदिवासी। ये स्थिति थी कि आपको पीएचडी अगर बिना कोर्ट जाए आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? कैसे कितने बच्चे मैंने कोर्ट जा पाते हैं, फीस दे पाते हैं, कितना लड़ पाते हैं? आप नहीं समझते हो, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो ज़्यादातर कब्जा है इन्हीं लोगों का है। तो दिक्कत ये होती है कि उस स्पेस में उसकी आवाज़ उठाना, वो बहुत उनके, एक तो वो झूठ मूठ की अपनी एकेडमिक नॉलेज से उनको आतंकित करके रखते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि बच्चा आपके सामने आ ही नहीं पाता है। झूठ मूठ का, जो भी नॉलेजेबल आदमी नहीं है वो झूठ मूठ का माहौल बनाता है। जो नॉलेज रखेगा वो डेमोक्रेटिक होगा। आप वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, इतना उत्पीड़न है कि ओबीसी तो ऐसा समाज है जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है।
ओबीसी लड़कियों का पीएचडी, साइंस में जाइए आप, किस तरह की साजिशें होती हैं, कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। आपको मालूम है पूरे भारत में 1178 इसी के आसपास विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 700 से कुछ कम केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय हैं। उसमें कितने वाइस चांसलर हुए हैं? आप 10 साल में तो थोड़े मोड़े हुए भी हैं, उससे पीछे चले जाइए, किसकी सरकार थी किसकी नहीं सरकार थी, आप देखिए कितने वाइस चांसलर हुए हैं। क्या ये लोग, अगर ये लोग वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, तो सीरियसली कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या बीमार नहीं है ये देश? 78 साल की आबादी के बाद, जापान का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, 12 करोड़ की आबादी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आप 150 करोड़ की आबादी है। क्या किया जापान ने? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दोस्त हैं जो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, उनकी किताब है, आप डेटा निकाल सकते हैं वहाँ से, और वो साफ साफ बताते हैं कि जापान ने सबसे पहले स्कूल्स खोले, फिर जब सब लिटरेट हो गए तो उसने यूनिवर्सिटीज़ खोली, यूनिवर्सिटीज़ खोल के सबको एम्पावर्ड किया। वहाँ जो एक लेबरर है ना, सिंपल सा, वो 14 साल की ट्रेनिंग करता है, पढ़ाई करता है। हमारे देश में 8 साल तक लोग पढ़ते लिखते हैं, जो मतलब लेबर का काम कर रहे हैं या फिर स्किल्ड लेबर भारत क्लेम करता है। तो आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है। हमारे IITs, IIMs, कितना इन्होंने क्या काम किया है। आप कहते हो कि हमारा जीन सर्वश्रेष्ठ है, आपने कितने नोबेल जीते हैं? मनेंट्स हैं इस भारत देश के, उन्होंने कितने नोबेल जीते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लास्ट 1913 में जीता था, वो कोई एकेडमिशियन नहीं थे। नोबेल कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन बुकर भी कोई जीत के दिखाया हो तो बताए मुझे, नाम ले ले। पुलित्जर भी दिखाया हो जीत के तो बताए मुझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरिट आपके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, इनके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप देखिए 45,000 कॉलेजेस हैं, उसमें 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 16,000, 18,000। मेरिट सब बोगस कॉन्सेप्ट है, बेकार की बातें करते हैं ये लोग। ये आप जो कॉलेजेस हैं 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी जो 65% कॉलेजेस हैं उसके 90% मालिक कौन है? वो आप मालूम है, ये जो रेगुलेशन आया उसमें सबसे पहले रील बनाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने। रील बना के उन्होंने बताया कि देखिए हमारे घर में ये फलाना फलाना जाति का कोई भेदभाव होता है। अगले दिन उसी की जाति पूछते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। वो आप जाके पता करिए, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का इलाका ओबीसी बाहुल्य इलाका है। 4-5 जिले, बस्ती, बहराइच, गोंडा, इतने हर मानक में पीछे हैं कि आपके कल्पना से परे हैं। और वहाँ वो व्यक्ति बहुत बड़ा शिक्षा माफिया। वही नहीं, दिल्ली NCR के इलाकों में भी स्कूल्स का जो ऑपरेशन है वो कौन करता है आप पता करिए। तो ये स्कूल ओबीसी के क्यों नहीं है? आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, पर्सनल अनुभवों से मैं आँख खुली रखता हूँ और देखता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई चैरिटी का मसला नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरिट जो है वो 3 चीज़ों से बनती है, इंटेलिजेंस से, एम्बियंस से और अपॉर्चुनिटीज से। अब मैं काला हांडी से आता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से also। ट्रू, तो मैं काला हांडी से आता और RK पुरम वाले DPS से मुझे कम्पीट करना है, बहुत टफ है ये सब बातें आपको बताई जाती हैं जो बताई नहीं। आप ब्लैक्स जिनकी बात करिए, आप अमेरिका में क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन पूरी दुनिया में चल रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका सुपर पावर कभी होता ही नहीं, चीन भी कभी सुपर पावर नहीं होता अगर वो अपनी डिसेंट्स को एड्रेस नहीं करता। तो अमेरिका में अब देखिए ना, जॉर्ज वाशिंगटन कारवार कौन था जरा पता करिएगा आप। ऐसा साइंटिस्ट जिसने पीनट और एग्रीकल्चर में ऐसी रिवोल्यूशन ला दी, एक ब्लैक आदमी था जो 15 साल तक एक स्लेव का जीवन उसने जिया। गोल्ड कौन जीतता है अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा? आप पता करिए। मेरिट, बेकार की बातें करते हैं लोग। मेरिट ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी आड़ में हर कुकर्म को जस्टिफाई किया जाता है भारत में। साथियों, मेरा यही कहना है कि इन 65% जो 90% मालिक हैं, तमाम तरह की चीजें, आप विश्वविद्यालयों में ओबीसी की जो स्थिति आप देख लीजिए, ओबीसी चारों स्ट्रक्चर में गायब है। विश्वविद्यालयों में 4% प्रोफेसर हैं, कोई डेटा नहीं है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं इस देश में? 28% खाली हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं अपने को कि बहुत इंटेलिजेंट, हम GNU आ गए, हम DU आ गए, हम नौकरी लग गई तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप 10 लाख लोगों में IAS बन जाते हो। मैं 150 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की आबादी ओबीसी की है। 1 करोड़ 62 लोगों का एनरोलमेंट है खाली, बस 1 करोड़ 62 लाख लोगों का एनरोलमेंट है। 62 लाख दलित बच्चों का है। आबादी कितनी है? आदिवासियों की 26 लाख का एनरोलमेंट है बस। अगर ये पढ़ने लग जाए तो 10 करोड़ में जो सिविल सर्विस कंपीट करके आएगा, वो सोचिए कैसा होगा। क्या कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है? जो 12वीं पास कर रहे हैं उसमें खाली 28 लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। उस 28 में 10 लोग क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, 18 लोग ऐसे ही बस कॉपी लेके घूमते हैं, कॉपी लेके घूमते हैं लिटरली। उनका कोई आउटपुट नहीं है। वो उनको कितनी नौकरियां मिल रही हैं इसका पता करिए आप। तो कुल मिला के मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशरी में लोग कहते हैं कि जाति डिस्क्रिमिनेशन पे क्या काम हुआ, जुडिशरी के भीतर जाति की डाइवर्सिटी पे कितना काम हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही जाति के 48% जज हैं अभी भी,
सुप्रीम कोर्ट में एक जाति के, और वहां से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, चाहे वो विधायिका हो 10%। अब देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन का मसला देख लीजिए कि अब मैं कहूं कि इस देश में अपर कास्ट आबादी 9% है तो आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में आबादी अगर 10% है तो 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, उनका 100% रिजर्वेशन है। अगर 15% भी मान लीजिए तो 66% का रिजर्वेशन है, जो भारत में किसी भी तबके के लिए सबसे ज्यादा है। और उस पर भी संसाधनों पर 3 मैंने जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें इन्फॉर्मल मीडिया भी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। विधायिका में इसी 10% लोगों के 42%, 43% एमपी हैं जो कानून बनाते हैं इस देश का। आप नहीं समझते हो कि इस देश के साथ कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है? आपको नहीं लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ी समस्या है? आप कह दो कि विश्वगुरु का नारा उछाल दो, आप कह दो कि अमेरिका से ग्रेट है, आप कह दो कि चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे। क्या हकीकत में आप छोड़ पाओगे कभी अगले 100 साल तक? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई तर्क है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ओबीसी के लोग हल्का फुल्का ही जागे हैं, लेकिन जागे हैं, और उनके जागने से ही इस देश में परिवर्तन होगा। ओबीसी के लोगों को अपने सम्मान का संघर्ष, अपने सम्मान की बात सामने आके करना होगा, डरना बंद करना होगा। भय, उन्हें डर के आगे ही जीत है। एक्चुअली ये जो विज्ञापन होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। डर के आगे आपको आना होगा, लड़ना होगा, और आपकी जीत तय है। जय भीम साथियों, धन्यवाद।